वो कन्वेक्शन लॉन में आई तो इधर उधर खड़े तकरीबन हर स्टूडेंट की गर्दन एक सेकंड के लिए इसकी तरफ घूम गई थी। वो देखे बगैर भी देख सकती थी कि सब उसे देख रहे हैं। एक ही नज़र में उसे पूरी तरह से खा पी हड़प कर चुके थे। लड़कियां एक एक चीज़ की कीमत का हिसाब लगा चुकी थी और ये जान चुकी थी वो कितनी महंगी थी, इतनी महंगी कि उन्होंने अपनी सारी कमाई, पूरी बचत उड़ा दी तो वो भी इस महंगाई को पाट नहीं कर सकेंगी, दरमियान में ही डूब कर मर जाएंगी। दूर दूर से घूरने वालों को इसने पॉकेट से हाथ निकाल कर लहरा कर हाय कहा। वैसे तो वह सिर्फ मुंह धोकर भी आ जाती तो वहाँ मौजूद सब लोगों से खूबसूरत लगती, लेकिन चौका वो अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी तो बहुत से लोगों पर बिजलियाँ गिरा रही थी। वो सब लोग जानते थे कि ये बिजलियाँ सहने के लिए ही बने हैं। वो मुस्कुराई और एक नज़र आसमान की तरफ देखा। दिन रोशन है, अच्छा ही है, मैं भी तो खुश हूँ। इसने दिन पर राय दी, दिन की रोशनी से हाय हेलो कहा। मैं भी तो खुश हूँ, इसने ऐसे कहा जैसे बाकी वक्त वो रोती धोती रहती है, एक एक पैने के लिए जान तोड़ मेहनत करती फिरती है। कन्वेक्शन की तकरीब से पहले इस सब फ्रेंड्स को फ़ोटोशूट करवाना था। इनका ग्रुप स्पाइस गर्ल्स के नाम से मशहूर कर दिया गया था। उसे इस गंदे फरसुदा नाम से नफ़रत थी, लेकिन ये बहरहाल कार्डिशन से बेहतर था। उसे कार्डिशन क्लोन से वैसे ही चिढ़ थी जैसे अमेरिका को रूस के खुद से पहले खिला में चले जाने से थी। जब वो फ़ोटोशूट करवा रही थी तो इनके क्लास फेलोज़ उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त हो तुम की नज़रों से देख रहे थे। वो यूनिवर्सिटी में जितनी मशहूर थी उतनी ही नापसंद भी की जाती थी। वो पानी की तरह पैसा बहाती थी, अंधी होकर फैशन की तकलीद करती थी। इनके इंस्टाग्राम किसी भी हॉलीवुड स्टार से ज़्यादा फॉलो किए जा रहे थे। इनके नित्य नए फैशन ट्रेंड का हिस्सा बन रहे थे। वो बागी नहीं थी, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं थी। हर अक्लमंद, होशमंद, समझदार स्टूडेंट उन्हें देखकर मुंह बना लेता था। वो सब अकल से आरी, समझ बूझ से बहरी, काम की बातों से गूंगी थी। वो इंसानी सतह से माजूर और गैर इंसानी सतह से मगरूर थी। चलती फिरती फैशन की दुकानें थीं। कभी कभी इनका दिल चाहता था कि प्लास्टिक की इन गुड़ियों के हाथ पैर गर्दन सब अलग कर करके इनको डस्टबिन में फेंक दें और इस डस्टबिन का कूड़ा बहर मर्दार में फिकवा दें। इनका ग्रुप वही ग्रुप था। हदी इस ग्रुप की लीडर थी। वो आम नहीं थी, इसलिए बहुत ख़ास लाइफ गुजार रही थी। दौलत कमाना शायद मुश्किल होता, लेकिन उसे उजाड़ना बहुत आसान होता है। एक दिमाग से आरी जिस्म, एक हिस्सों से आरी बेहिसी का सिस्टम, बस सब तबाह। दौलत हो या ज़िंदगी, वक्त हो या मकसद। वो पोज़ मार मार कर नहीं थकती थी। उन्हें पोज़ मारते देखकर बाकी के स्टूडेंट्स थक चुके थे। इनका फ़ोटोशूट मुकम्मल हुआ तो उन्होंने चंद क्लास फेलोज़ को भी इस काबिल समझा था कि इनके साथ एक एक तस्वीर ले लें। फिर उन्होंने अपने अपने कोट और कैप पहन लिए। कन्वेक्शन तकरीब शुरू हो चुकी थी। उन्हें डिग्री तकरीरों, डीन, प्रोफेसर्स, फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। भला वो जमाइयाँ ले रही थी। यू आर स्टार ऑफ द डे। उसने एक क्लास फेलो के साथ सेल्फी ली तो उसने खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा। जवाबन वो भी मुस्कुरा पड़ी। कोशिश के बावजूद इसने किसी और क्लास फेलो से दोस्ती नहीं की। वो बदइखलाक नहीं थी, लेकिन अगर कोई अपने पैसे की इतनी ज़्यादा नुमाइश करता फिरेगा तो वो बदइखलाक हो या ना हो, मगरूर ज़रूर मशहूर हो जाएगा। अगर आम इंसानों के करीब होना है तो इन जैसा होना होगा, इन जैसा आम। अगर उसे अजीम बनकर कोई फ़ायदा वगैरह लेना होता तो सारे फ़ायदे पहले से ही इसकी जेब में थे। इसने कभी किसी टीचर प्रोफेसर से बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन इसके फेस पर डोंट यू डेयर टू इतना वाज़े लिखा होता था कि खामोश भी रहती तो लगता था बदतमीज़ी कर रही है। उन्हें डिग्रियां मिल गईं। मामा पापा तकरीब अटेंड करके उसे गले से लगा कर चले गए। अब वो सब सीढ़ियों पर ऊपर नीचे खड़े थे। यूनिवर्सिटी की बुलंद इमारत इनकी पुश्त पर थी। इनके सामने 1 2 3 पूरे 13 फोटोग्राफर्स अपने कैमरे स्टैंड बाय पोजीशन में रख कर खड़े हुए थे। यह हदी का ही कमाल था कि इसने कन्वेक्शन तकरीब को फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल की शक्ल दे दी थी और शहर के टॉप और महंगे फ़ोटोग्राफर्स को क्लास और प्रोफेसर्स के सामने ला खड़ा कर दिया था। ऐसा लग रहा था उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, फ्रांस को हराकर, ब्राज़ील को किक मारकर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी जीत ली है। फ़ोटोग्राफर्स उन्हें हिदायत दे रहे थे। सारी क्लास प्रोफेसर समेत शराफत से इनकी हिदायत पर अमल कर रही थी। गले में गोल्ड मेडल पहने प्रोफेसर के साथ खड़ा लाइन इस सारी सूरत हाल पर छोटा सा कहका लगाए बगैर नहीं रह सका था। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में रौनक रहती है। वैसे इसने अपने दोस्त के कान में कहा। वो हदी की तरफ देख रहा था। खाली खुली रौनक नहीं मेरे दोस्त, तमाशे, ड्रामे, हंगामे, मजाका खेजियाँ कहो। ये ना हो तो हम जैसे लोग पढ़ कर सठिया जाए और हमें मुस्कुराने के लिए कोई वजह ना मिले। बाय द वे लगती बहुत प्यारी है ये। नज़रें फेर लो मेरे दोस्त, फ़ौरन नज़रें फेर लो। तुम इस पर ज़रा भी क्रश अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी औकात से बाहर चीज़ों की खूबसूरत ना कहो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत जहन्नुम बन जाएगी।
तुमने इसके कदमों में जान भी दे दी तो भी ये तुम्हें घास नहीं डालेगी। ये जो गले में गोल्ड मेडल पहना है इसका कुछ ख्याल करो और हदी के ख्याल को दिल से उतार फेंको। लाइम ने कहका लगाया। वो देर तक हंसता रहा। हदी ने गर्दन मोड़कर उसे घूर कर देखा तो वो उसे एक आंख मार बगैर नहीं रह सका। यू आर स्टार ऑफ माई लाइफ माई चाइल्ड, होठों से पिचकारा भी। स्टार ऑफ हर हुनर लाइफ से नफरत से नज़र फेर ली। वो मज़ीद अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। स्टैंड हाई मैं 3 कहूँ तो सब अपनी टोपियाँ उछालें। आपकी मुस्कुराहटें नुमायाँ और दिलकश हों। हेड फोटोग्राफर ने उन्हें हिदायत दी। वो वही सर्कस मैन लग रहा था जो छोटी सी स्टिक लहरा लहरा कर जानवरों को हिदायत देता है। ठीक है जनाब, फरमाबरदारी बंदरों ने कुछ हदी को चुराने के लिए, कुछ माहौल से महजूज होने के लिए। सब ने एक साथ गर्दनें ऊपर नीचे करके कहा। फोटोग्राफर हंस दिया। लैम का कहका ज़रा ज़्यादा ही बुलंद था। 1 2 हाथ उठाकर 3 उंगलियों को फिर एक करके फोटोग्राफर ने कहा। और 3 पर सारी क्लास ने, पूरी यूनिवर्सिटी ने, सारी दुनिया ने अपनी टोपियां उछाल दी। नीले आसमान के नीचे रोशन दिन की आगोश में वो खुद भी उछले। हदी ने भी अपनी टोपी उछाली। इसका सर ऊपर उठा, नज़र आसमान तक गई और वो नज़र आसमान तक ही रह गई। खुद वो लहरा कर लड़खड़ाई, ऊपर से नीचे गिरी, तीसरे से दूसरे और फिर पहली सीढ़ी तक। वो उसे एकदम से गिरी थी कि सब अपना आप भूलकर जल्दी से इसकी तरफ लपके थे। जोशीले नारे सदमाती चीखों में बदल गए। इसकी कैप दूर जा गिरी थी। इसका सर ज़मीन से जा टकराया था। खून की एक पतली लकीर इसकी पेशानी से निकलकर सफ़ेद गाल पर निशान छोड़ने लगी थी। इसने आसमान की छत को टुकड़े टुकड़े होते देखा और इसकी आंख बंद होने लगी। ये आंखें खुली तो वो जान जाएगी कि अब कुछ पहले जैसे नहीं रहा। ना दुनिया, ना लोग, ना वो खुद और ना ही ज़िंदगी। ना ज़िंदगी की साज़ें तादाद मुकर्रर हुई। ज़िंदगी ने हमेशा साथ रहने का वादा ऐन बहार तोड़ दिया। एक बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। ज़िंदगी ने इसके पैरों तले से मखमली कालीन खींच लिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो होश में आ गई थी। इसने सारी क्लास के साथ अपना फ़ोटोशूट मुकम्मल करवा लिया था। टोपी को फिर से उछाल दिया था। फ़र्क था तो बस इतना कि इसकी पेशानी पर एक अदद बैंडेज लगी हुई थी। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। अपनी सारी खूबसूरती के साथ वो थोड़ी सी मुरझाई हुई नज़र आ रही थी। उसे सारी क्लास, सारे जहाँ की नज़र लग गई थी। क्लास के मुझ जैसे गरीब रॉबिन हुड्स मिलकर तुम जैसे शरीफ लोगों को लंच पर बुला रहे हैं। हमें शर्फुल मुलाकात बख्शेंगी। 2 दिन बाद उसे लाइम की कॉल आई थी। उसे हंसी आ गई। न जाने कैसे हम सब फ्रेंड्स को बुला रहे हो। बिल्कुल, मेरे दादा कंट्री साइड रहते हैं। कस्बे वालों को कहना है कि अरसे हुआ उन्होंने सर्कस नहीं देखी। तो उसने दांत तो पीसे लेकिन फ़ोन नहीं पटका। अपने दादा को तुमने कभी अपना तमाशा नहीं दिखाया? दिखाया था। कहने लगे बंदरों का तमाशा देख देख कर थक गया हूँ अब। खबरदार जो तुमने मुझे लोमड़ी कहा। वो चिल्ला उठी। पर मैं तो तुम्हें परी कहने वाला था, इसने संजीदगी से कहा, लेकिन फिर कहका लगा दिया। लाइम के दादा का कस्बा, कस्बे का जंगल और जंगल का माहौल अच्छा था। वो सब मिलकर लकड़ियाँ पर खाना पकाते रहे। लाइम ने इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जस्ट फॉर अ चेंज वो इसके बुलाने पर चली गई थी। वो इस सब दिली को पसंद कर रही थी। शाम के साए फैल रहे थे। जिस वक्त वो 11 लोग जंगल में दौड़ लगा रहे थे वो ऐसे पीछे भी नहीं थी और ज़्यादा आगे भी नहीं थी। लेकिन जब वो घाटी से गिरी तो इसका रोल होता जिस्म आगे निकल जाने वालों से भी आगे निकल गया। वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसे होश आया तो सब उसे फिक्रमंदी से देख रहे थे, जबकि इसने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा पाँव फिसल गया था। उसे होश आया तो सब उसे फिक्रमंदी से देख रहे थे, जबकि इसने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा पाँव फिसल गया था। मैं महसूस कर रही थी कि इसका जिस्म ऑफ होकर ऑन हुआ है, जैसे जलते चिराग पर किसी ने फूंक मार दी थी। नहीं, तुम्हारा पाँव नहीं फिसला था। तुमने अपना फ़ोन तवाज़ुन खो दिया था। तुमने महसूस किया था। लाइम ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरा पाँव ही तो फिसला था। उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या महसूस किया था। अंधेरा बस। घर वापसी पर वो ड्राइवर से कहा कि कार का दरवाज़ा बंद कर दो। कार का दरवाज़ा बंद किया। उसके मम्मा पापा लपक कर उसकी तरफ आए। वो और मम्मा पापा तीनों साल में दोबारा अपना मेडिकल चेकअप करवाते थे। अभी 3 महीने पहले इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता था इसका जिस्म मामूली सा बीमार हो और उसे मालूम ना हो। मम्मा ने कहा था कि वो फिर से एक बार चेकअप करवा ले, तो इसने शाने झुकाकर बेजारी से कहा, मैं बोरा जा रही हूँ। अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर एक लाइट चेकअप के लिए मेरे साथ चलो। एक बार डॉक्टर से मिल लो। डॉक्टर से आप जाकर मिल लें। मेरा
हाय कह दीजिएगा। हदी ये लापरवाही है मामा, ये बेजा पाबंदी है। मुझे नफरत है डॉक्टरों की शक्लों से। हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारा फेस पर एक पिंपल भी निकल आए तो तुम ही मजाक उड़ाने वाले डॉक्टर के पास भागती हो। पिंपल निकला तो चली जाऊंगी। डन, इसने माँ को आंख मारते हुए कहा। बोरा बोरा जाने से पहले ग्रुप की फ्रेंड्स की पार्टी में अपने अपने गिलास उठाकर शेयर्स कहते इसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। वो लहराई अपने हाथ से गिलास टूट कर निकला। इस बार उसे फ़ौरन होश नहीं आया था। इस बार वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद पर उठकर खड़ी नहीं हो गई थी। इस बार उसे 16 घंटों के बाद होश आया था। इसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। इस बार उसे फ़ौरन होश नहीं आया था। इस बार वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद पर उठकर खड़ी नहीं हो गई थी। इस बार उसे 16 घंटों के बाद होश आया था। इसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसे लगा कि वो कई साल सोती रही है। अब जागी है तो किसी और के जिस्म में जागी है। इसके जिस्म की ज़ुबान बदल चुकी थी। मामा पापा दोनों इसके बेड के करीब चेयर्स घसीट कर बैठे हुए थे। इसकी माँ कभी रोने की ज़रूरत दरपेश नहीं रही। अब कहीं वो रोती रही तो बहुत अजीब लग रहा था। इसकी पहली नज़र माँ पर पड़ी। पहली नज़र ने ही उसे चौंका दिया था। हदी मेरी हदी, उसे होश में आते देखकर वो जल्दी से लपक कर इसके करीब आ गई। सर पर हाथ रख दिया। वो हैरत से उन्हें देखने लगी। ये उन्होंने किस अंदाज में मेरी हदी कहा था। पापा को खड़ा होने में वक्त लगा था। इनका कांपता हुआ हाथ हदी के हाथ पर आकर ठहर गया था। बहुत कुछ कहने की कैफियत में वो कुछ बोल ही नहीं सके थे। दोनों के अंदाज व अतवार बदले हुए थे। दोनों ने शायद मुँह भी नहीं धोया था। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एवरेज स्टूडेंट रही थी। इसने कभी अच्छे मार्क्स नहीं लिए थे। किताबें उसे पसंद नहीं थी। जहानत से उसका कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी माँ बाप के अंदाज इसकी सारी हिस्से जगा दी थी। वो पूरी की पूरी बेदार हो गए थे। ज़िंदगी ये तो एक झटके में सब कुछ सिखा देती है। जो औरत रात को भी लिप ग्लोज लगाकर सोती थी वो इस वक्त बेरंग होठे मुरझाए चेहरे रोई हुई आंखों के साथ मेकअप से आरी खड़ी थी, क्योंकि इसकी आंखें एकदम से भर आईं। उठकर बैठते हुए इसने माँ से बड़ी आस से पूछा, मैं ठीक हूँ ना मामा? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? ब्रेन ट्यूमर या खड़ी खिड़की से नज़र आते शाम का आसमान अंधेरे में डूबने लगा था। माँ सिसकती हुई कमरे से बाहर भाग गई थी। वो बेड पर बैठी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। अधखुला दरवाज़ा इसके चेहरे से ज़िंदगी का रंग निचोड़ने लगा। पापा ने इसका हाथ उठाकर होठों से लगाया, उसे चूमा। फिर वो झुककर इसके पेशानी चूमने लगे। इसके गाल, इसके सर, इसका चेहरा बाप के आंसुओं से भीगने लगा। मुझे ब्रेन ट्यूमर है? इसने पापा का हाथ अपने हाथ से लेकर सख्ती से दबाया। नहीं। बहुत देर बाद वो जवाब दे पाए। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वो बाप की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और तकलीफ देख रही थी। बाप इसकी आंख में अपनी दम तोड़ती हुई ज़िंदगी देख रहा था। नहीं। वो एकदम से हंस दी। ओ पापा, आप दोनों ने मुझे डरा ही दिया। अब बस बता दे मुझे क्यों कि मुझे ब्रेन ट्यूमर और एड्स से डर लगता है। बस कैंसर, पापा ने एकदम से कह दिया। वो इसकी तरफ से अपना रुख फेर चुके थे। वो अपनी आंखें रगड़ रहे थे। कैंसर? इसने ज़ेरे लब दोहराया। कौन सी स्टेज है? इसने बहुत बहादुर बनते हुए पूछा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके नॉर्मल लहजे पर वो एकदम से इसकी सिमत वापस मुड़े। वो जांच रहे थे कि इतनी नॉर्मल क्यों है, किस लिए? बताएं ना पापा, कैंसर तो काबिल इलाज है। इट्स ओके यार पापा, मुझे इस बीमारी से डर नहीं लगता। मैं इस बीमारी को हरा दूंगी। डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मैं फ़ाइट बैक करूंगी। इसकी एनर्जी लौट आई थी। वो मुस्कुरा रही थी। इसका चेहरा शाश बशाश होने लगा। वो यकटक उसे देख रहे थे। आंसू की ज़्यादती इसकी सूरत को धुंधला रही थी। ऐसे रोकर मुझे कमज़ोर ना करें। बताएं ना पापा, क्या कैंसर है? कौन सी स्टेज है? 7। इसका कहना है कि बस 6-7 महीने। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगे। कमरे से निकलकर रोती माँ की आवाज़ अंदर रोते बाप की आवाज़ से आ मिली थी। हॉस्पिटल का बिस्तर ताबूत बन गया था। इसका जिंदा जिस्म मैयत वो अपनी हथेली पर लगी ड्रिप की पिन सेट कर रही थी और वो हाथ वहीं रुक गया। सारा जहां रुक गया। वो कैंसर से नहीं डरती थी, लेकिन अब एकदम उसे ज़िंदगी का ख़त्म हो जाने से डर लग रहा था। इसने सर उठाकर अपने बाप को देखा। 7 महीनों से उन्हें 70 साल का बना दिया था। इसने अध खुले दरवाजे की तरफ फिर से देखा। यहाँ से वहाँ भागकर एक 70 साल की बूढ़ी औरत गई थी। इसकी माँ। वो पिछले 16 घंटों से इसकी मौत का सोग मना रहे थे। वो जिंदा बेड पर पड़ी और वो इसकी मौत पर रो रहे थे। ज़िंदगी की घड़ी होती है जो हर इंसान के अंदर छुपकर टिक टिक करती है। कुछ को वो आवाज़ सुनाई देती है और कुछ को अपना एहसास भी नहीं दिला पाती। उसे एक लम्हे के लिए इस टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी थी। ऐसे टिक टिक जो ख़त्म होने वाली थी। वो वक्त की पैमाइश कर सकती थी। हाँ, अब वो देख सकती थी कि वक्त की मुक़दार कितनी है। एक पल, एक सांस, एक धड़कन और बस। 7 महीने वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। खून इसके जिस्म में इतनी रवानी से दौड़ा कि इसका जिस्म सनसना उठा। इसलिए इसके जिस्म ने अपनी ज़ुबान बदल ली थी। ऐसी ज़ुबान जो समझ नहीं आ रही थी।
2 दिन भूखा रहने के बाद ज़ुबान का जो जायका हो जाता है वो जायका रूह का हो चुका था। जिस्म को छोड़ने के लिए उसकी ज़िंदगी ने खुराक लेना बंद कर दिया था। वो कमरे में अकेली बैठी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 7 महीने सिर्फ ये फ़िक्रा सुनाई दे रहा था, ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली थी, जो कभी ख़त्म होने वाली लगती थी, वो 7 महीनों बाद ख़त्म हो जाएगी। मौत जो कहीं से भी आती हुई नज़र नहीं आती थी, वो 7 महीनों बाद आखिरी मिलेगी। मैं एक तेज़ गाम ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वो अपने ख्वाब, मंसूबे, जोशीले जज्बे और मकासद के साथ पूरी तरह से मसरूफ़ था कि अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। आपका स्टेशन आ चुका है जनाब, बराए मेहरबानी उतर जाएँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन काफ़ी काटी सी मुझसे कह रही थी, नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आ सकता है, मेरी मंजिल तो अभी आनी है। बेयकीनी से टीसी को देखते हुए मैंने उसे झुठलाना चाहा। ज़िंदगी की ट्रेन किसी भी स्टेशन पर उतार सकती थी। ज़िंदगी ने हमें हमेशा अपना मुसाफिर बनाकर